हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल निर्माण जीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज अपन अर्थशास्त्र के दूसरे लेक्चर में बात करेंगे और उसमें अपन समझेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र की परिभाषा और अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, ये अपन ने पहले लेक्चर में पढ़ा। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाकर, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी उसमें जाकर पहला लेक्चर देख सकते हैं। आज अपन मुख्य रूप से दूसरे लेक्चर में बात करेंगे अर्थव्यवस्था के विषय में। अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक ऐसा संसाधन की आवश्यकता होती है जो देश को क्या कर सके, सही तरीके से चला सके। अब अर्थव्यवस्था होती क्या है? अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से व्यक्तियों को भोजन और कपड़े, अन्य सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से किसी देश को संचालित करने के लिए उत्पादन, वितरण, विनिमय, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनके बिना न तो कोई देश आगे बढ़ सकता है और ना ही किसी देश में प्रगति हो सकती है। इसी प्रकार जो अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है अपन इसको समझते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से होता है जो एक विशेष क्षेत्र में व्याप्त या फैली हुई होती है और उस क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली को प्रकट करती है तथा उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने में मदद करती है। इससे अपन क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अब एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से होता है, वह प्रणाली उस प्रणाली से होता है जो एक विशेष क्षेत्र में व्याप्त होती है। ये प्रणाली क्या होती है इसको पहले अपन समझते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक विशेष क्षेत्र होता है, उस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया जाता है, अपन अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जैसे हम बात करूं, हमारा भारत देश है, भारत देश की अर्थव्यवस्था अलग है, एक पार्टिकुलर क्षेत्र है हमारे देश का। हमारा क्षेत्र एक निश्चित एरिया में क्या है, बना है। तो बताया गया है कि अर्थव्यवस्था उस प्रणाली से होता है जो एक विशेष क्षेत्र में व्याप्त होती है। वो कौन सी प्रणाली है? वो प्रणाली होती है हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो हमारे यहाँ के संसाधन कितने हैं, संसाधन, हमारे यहाँ का संसाधन कितने हैं, हम कितने लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, इसका अध्ययन अपन एक पार्टिकुलर क्षेत्र में करते हैं। तो उस प्रणाली से जो विशेष क्षेत्र में व्याप्त या फैली हुई होती है, एक विशेष क्षेत्र, भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी होगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था दूसरी होगी, एक प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरी होगी। हर क्षेत्र का अपना क्या होता है, अर्थव्यवस्था अलग होती है। तो एक विशेष क्षेत्र में क्या होती है, फैली हुई होती है और उस क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली को प्रकट करती है। और उस क्षेत्र में आर्थिक प्रणाली क्या होती है? आर्थिक प्रणाली का मतलब होता है उस देश व उस क्षेत्र में धन का आवागमन व मांग व पूर्ति के माध्यम से क्या करता है, वहां की सेवाओं की पूर्ति करता है। तो अपन उस प्रणाली में संसाधन क्या समझ रहे थे? संसाधनों का मतलब होता है कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन हैं। हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारे यहाँ की मेडिकल फैकल्टी, मतलब हमारे यहाँ दवाइयों की सुविधा किस प्रकार से है, अस्पतालों की सुविधा किस प्रकार की है, इसी प्रकार हमारे यहाँ की रेलवे व्यवस्था किस प्रकार से। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र पर अपन क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। वहीं जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी अच्छी होगी वहां के व्यक्तियों का जीवन स्तर भी क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। जिस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है वहां के व्यक्तियों का जीवन स्तर क्या होता है, अच्छा होता है। जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत अच्छी है। अर्थव्यवस्था अच्छी होने की वजह से वहां के व्यक्तियों का जीवन स्तर भी क्या है, बहुत अच्छा है। मतलब अगर हम कोई काम भारत में करते हैं, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, उतनी विस्तृत नहीं, उतनी अच्छी नहीं, तो अगर हम कोई काम भारत में करते हैं तो उसके लिए हमको क्या होगा, कम रुपए प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हम अगर दूसरे देश में जाकर, अमेरिका में जाकर वही काम करते हैं तो उतनी ही मेहनत पे हमें ज्यादा आय होगी।
क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था क्या है, विस्तृत है, वह समृद्ध है, विकसित अर्थव्यवस्था है, वो विकसित देश है। तो विकसित देश होने की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था क्या है, सुचारू रूप से चलती है, वो सुदृढ़ है, मजबूत है। इसी प्रकार हमारे यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटी है उतनी अच्छी नहीं, अमेरिका की बहुत अच्छी है। तो मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था में हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र लेते हैं और उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या करते हैं, उत्पादन, विनिमय, वितरण, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं कि हमारे देश पे किस प्रकार की क्या है प्रणाली चल रही है, वो हमारा देश किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में करता है। इसके बाद एक विशेष क्षेत्र का मैंने आपको बताया है कि एक क्षेत्र क्या होता है, पर्टिकुलर लिया जाता है। जैसे हमारा भारत क्षेत्र हो गया, तो भारत देश का एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में क्या होता है, अर्थव्यवस्था का संचालन होता है। इसके बाद उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्रदान करने में मदद करती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बेहतर होगी, जितनी अच्छी होगी, वहां के व्यक्तियों के पास उतना ही अधिक क्या होगा, रोजगार होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, पैसा होगा। अब सीधी सी बात है, इस बात को आप समझिए, जहां पैसा अधिक होगा जिन लोगों के पास, वो पैसे को खर्च करेंगे। खर्च करेंगे मतलब वस्तुएं क्रय करेंगे। ये वस्तुएं क्रय करेंगे तो क्या होगी, मांग होगी, मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से पूर्ति को भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होता है, वहां कई व्यक्ति क्या होते हैं, रोजगार प्राप्त करते हैं, वह देश भी समृद्ध होता है। हमारे भारत देश में व्यक्तियों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार न होने की वजह से क्या होता है, पैसे आय भी क्या होती है, कम होती है। जब आय कम होगी तो हम वस्तुओं की मांग भी क्या करेंगे, कम करेंगे, जिससे क्या है, अर्थव्यवस्था हमारी सही तरीके से नहीं चलेगी। तो किसी भी क्षेत्र में अर्थव्यवस्था यह डिफाइन करती है कि उस क्षेत्र की स्थिति कैसी है, वो उस देश की स्थिति कैसी है। ये अर्थव्यवस्था के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अर्थव्यवस्था में रोजगार प्रदान करने भी क्या करती है, मदद करती है उस पार्टिकुलर क्षेत्र में। इसके बाद अपन समझते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। मैंने भी आपको अर्थव्यवस्था बताई कि अर्थव्यवस्था होती क्या, अर्थव्यवस्था क्या होती है, यह एक प्रणाली होती है जो एक विशेष क्षेत्र में क्या होती है, विस्तृत रहती है और आर्थिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में क्या करती है, मदद करती है। अब अपन समझते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या इसी को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। निजी व्यक्ति ही क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमत तय करते हैं और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, पूरे से पूरा वितरण प्रणाली की जाती है। तो जब निजी हाथों में स्वामित्व होता है, तो निजी हाथों में स्वामित्व होने की वजह से वह अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लाभ पर काम करती है, क्योंकि जो निजी व्यक्ति होता है, निजी स्वामित्व होने के कारण से वह लोग लाभ को अधिक क्या करते हैं, महत्व देते हैं। तो जो वस्तुएं हमें जिस मूल्य पर प्राप्त होंगी उसी मूल्य पर क्या करनी पड़ेंगी, क्रय करनी पड़ेंगी। हम उसमें आम व्यक्तियों का कोई जोर नहीं होता, उसमें मूल रूप से वह व्यक्ति क्या करते हैं, कार्य करते हैं जो जिनके पास पैसा होता है और जो उत्पादन कर रहे होते, वह अपनी वस्तुओं का मूल्य कुछ भी कर सकते हैं, उसमें अपन कोई रोक टोक नहीं कर सकते। इसी को बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बाजार अर्थव्यवस्था मतलब जो निजी स्वामित्व के रोजगार होते हैं, वह लोग अपनी मांग और पूर्ति के अनुसार क्या करते हैं, वस्तुओं की कीमत तय करते हैं। जिस प्रकार से अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ने पर क्या होते हैं, वो लोग कीमत बढ़ा देते हैं, और यदि वस्तुओं की मांग कम होती है तो क्या करते हैं, उसकी कीमत घटा देते हैं। सीधी सी बात है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। दूसरा पॉइंट है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती, समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा का पूरा जो कार्य होता है वो सरकार के हाथ में होता है। जो भी नेतृत्व होता है पूरा सरकार क्या करती है, तय करती है कि हमें किस प्रकार से देश को संचालित करना है। उसमें निजी स्वामित्व का
कोई भी हाथ नहीं होता, निजी व्यक्तियों को कोई भी हाथ नहीं होता है। ये केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या होता है, सरकार सभी कीमतों को तय करती है कि कौन सी वस्तु की क्या कीमत होगी, ये सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, तय किया जाता है। इसी प्रकार से समाज को हमें किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ये सारे काम सरकार के द्वारा होते हैं। हॉस्पिटल की व्यवस्था, इस समय समाजवादी अर्थव्यवस्था, हमें ऐसा कोई देश सामने नहीं आता जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या करता हो, काम करता हो। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो जो बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा, जापान, ये लोग क्या करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर क्या करते हैं, काम करते हैं। और तीसरी अर्थव्यवस्था आपकी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित का मतलब जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हो, किसी देश को संचालित करने में सहायता करते हैं। पूंजीवादी मतलब होता है जिन व्यक्तियों के पास पैसे हैं, वह जो व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उनके ऊपर भी क्या रहता है, स्वामित्व रहता है। इसी प्रकार समाज का मतलब होता है सरकार का भी क्या होता है, उसमें पूरी तरह से स्वामित्व रहता है। दोनों मिलजुल कर उस अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। जैसे हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब इसमें निजी व्यक्तियों का भी क्या है, स्वामित्व है, और सरकार भी क्या करती है, बहुत सारी चीजों में उनका भी स्वामित्व रहता है। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मार्कर है, ये मार्कर किसी न किसी फैक्ट्री में बना होगा, तो इसकी जो कीमत होगी वह किसके अंतर्गत तय की जाएगी, पूंजीवादी जिसने इसका निर्माण किया होगा या मैन्युफैक्चरिंग किया होगा। इसी प्रकार फैन, एसी, जो भी चीजें होती हैं उन सब की कीमत कौन तय करता है, बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी लोग, जो लोग इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से दूसरी अर्थव्यवस्था समाजवादी में जैसे हमारे यहाँ की रेलवे की जो टिकट होती है उसकी कीमत कौन तय करता है, सरकार तय करती है। इसी प्रकार से गैस सिलेंडर, इसकी कीमत कौन तय करता है, सरकार तय करती है। मतलब इसमें बहुत सारे जो गुड्स है वो सरकार के हाथ में भी रहते हैं उनकी कीमत तय करने के लिए, और बहुत सारे गुड्स किसके हाथ में रहते हैं, निजी स्वामित्व के हाथ में भी रहते हैं, जो क्या करते हैं, उनकी कीमत को तय करते हैं। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, कहलाती है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत देश में क्या है, चलती है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है, पूंजीवादी, समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारे भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था चलती है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न ये बन सकता है आपके से कि वह कौन सी अर्थव्यवस्था में जिसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व रहता है, तो वह आपकी अर्थव्यवस्था कहलाएगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, पूरी तरह से सरकार, निजी व्यक्तियों क्या रहता है, स्वामित्व रहता है। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न बन सकता है कि वह कौन सी अर्थव्यवस्था में जिसमें पूरा कंट्रोल सरकार के द्वारा किया जाता है, तो वह होती है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पूरा का पूरा जो निर्णय होता है वो सरकार के हाथों में होता है, सरकार के द्वारा ही क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था की बात रही। अभी अपन ने एक पॉइंट क्लियर किया, अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब अपन आगे समझते हैं केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। आइए उसको अपन अगले स्लाइड में देखते हैं। अब अपन देखते हैं आर्थिक समस्या क्या होती है। अपन ने पहली स्लाइड में पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, वह अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अपन समझते हैं आर्थिक समस्या क्या होती है। आर्थिक समस्या, मैंने जब अर्थशास्त्र पढ़ाया था आपको पहले लेक्चर में, तो बताया था कि व्यक्तियों के पास जो साधन होते हैं वह सीमित होते हैं। साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। असीमित साधन होने के कारण व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, असीमित होती हैं। व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। अब इस बात को समझिए, जब व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्या हैं, असीमित है, व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्या हैं, असीमित है, वो जो उनके पास साधन है, साधन क्या है,
सीमित है। अब यहां भी एक समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है देश में हो या देश की अर्थव्यवस्था को अपन देखें या फिर किसी घर की अर्थव्यवस्था को देखें, व्यक्तियों के पास क्या होते हैं, साधन सीमित होते हैं और जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती है, असीमित होती हैं। अब सीमित साधन से वह अपनी जो आवश्यकताएं हैं, असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करे, यह भी क्या होती है, एक प्रकार की समस्या होती है। यह समस्या हमारे देश भर में नहीं, प्रत्येक देश की यही समस्या है। अगर हम बात करें कि हमारे देश में रेल आ गई, उसके बाद मेट्रो रेल, ट्रेन, इन सब की एक में एक क्या होती है, व्यक्तियों की जरूरतें बढ़ती जाती हैं। अगर मैं बात करूं, आज व्यक्ति के पास, किसी के पास साइकिल है, कल उसके पास मोटरसाइकिल आ गई, अब उसकी जो आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी कि मेरे पास 4 व्हीलर 4 पहिया आ जाए, मतलब व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्या होती जाती हैं, बढ़ती रहती हैं। इसी प्रकार एक देश की अर्थव्यवस्था में भी क्या होता है, यह समस्या विद्यमान रहती है कि व्यक्तियों की एक जरूरत पूरी नहीं होती और दूसरी जरूरत क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे जीवन पर क्या होता है, पूरी तरह से आधारित है। अगर आप एक छोटे से बच्चे की बात करें, वह किसी दुकान में जाता है और एक दुकान में उसको 5 टॉफी मिल रही हैं 5 रुपए में और दूसरी दुकान में 6 टॉफी मिल रही हैं, तो उसकी पहले से समझ में है कि 5 से अच्छी 6 टॉफी ले लेना आवश्यक है। मतलब क्या है, वह पैसे तो सीमित है, उसके पास 5 रुपए हैं, अब 5 रुपए में वह अधिकतम लाभ किस प्रकार से ले सकता है, मतलब 6 टॉफी मिल रही, दूसरी दुकान में क्या हो रहे, 5 टॉफी मिल रहे, तो क्या होगा, वह 6 टॉफियों का चुनाव करेगा। तो मतलब जब व्यक्तियों के पास साधन सीमित होते हैं, असाधन सीमित से वो जब असीमित आवश्यकताओं की क्या करता है, पूर्ति करता है, तो क्या होती है, एक चयन की समस्या उत्पन्न होती है, चुनाव की समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। यही चयन की समस्या के आधार पर क्या है, एक आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, चाहे एक देश हो चाहे एक घर हो। अगर हम एक परिवार की बात करें तो परिवार में क्या होता है, व्यक्तियों की जो आय है 10,000 रुपए है, तो वह 10,000 से अपनी जो आवश्यकताएं उनको पूरा करने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से जिससे घर में 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए इनकम है, तो वह अपनी 50,000 में क्या करेगा, आय से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के विषय में सोचेगा। मतलब व्यक्तियों की आवश्यकताएं जो है प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। जिस प्रकार से उसकी पूर्ति होती है, उसके बाद दूसरी समस्या क्या हो जाती है, उसके सामने उत्पन्न हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्या है और आर्थिक समस्या में क्या उत्पन्न होता है, सबसे बिग और संसाधन सीमित होने की वजह से आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित, और असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी समस्या उत्पन्न होती है चयन की समस्या। चयन की समस्या कि हम किस चीज का चुनाव करें कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति सही तरीके से हो जाए। अर्थशास्त्र में जो मेनली पढ़ा जाता है वह है कि अपन सीमित साधनों के माध्यम से किस प्रकार से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, यह है अर्थशास्त्र। यही एक अर्थव्यवस्था में भी लागू होता है। एक देश की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, वह हमेशा निरंतर प्रयास करते रहते हैं सभी प्रकार के कामों को करने की। सरकार के पास जो भी बजट आता है, बजट के माध्यम से जो भी पैसा आता है, आय के जो साधन होते हैं, करों के माध्यम से पैसा आता है, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से जो भी पैसा आता है, उस पैसे के माध्यम से जो सरकार होती है देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, देश में काम करती है, रेलवे की व्यवस्था करना, रोड, लाइट, पानी, बिजली, इन सभी की व्यवस्था क्या कौन करता है, सरकार करती है। तो जो बजट आया वो क्या पड़ता है, सरकार के लिए कम पड़ता है। उसके पास भी क्या है, सीमित संसाधन, और उन सीमित संसाधनों के माध्यम से क्या करता है, अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जो कार्य पहले आवश्यक है उन कार्यों को करता है, उसके बाद जो कार्य कुछ समय भविष्य के लिए टाले जा सकते उन कार्यों को बाद में करता है। तो इसी प्रकार आर्थिक समस्या मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली इसमें मुख्य विशेषता पाई जाती है असीमित आवश्यकताएं। मैंने आपको बताया कि व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्या होती हैं, असीमित होती हैं, और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति वह सीमित साधन के माध्यम से ही करेगा। चाहे एक देश की अर्थव्यवस्था हो चाहे एक घर की अर्थव्यवस्था को अपन ले लें। इसके बाद इसकी जो दूसरी विशेषता है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर।
अब दूसरी, जब ये असीमित आवश्यकताएं हैं, साधन सीमित हैं, तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। हमें जिस वस्तु की अधिक आवश्यकता होगी उसको अपन पहले क्रय करेंगे, खरीदेंगे। जिन वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं है, भविष्य में टाले जा सकते हैं, उनको अपन बाद में क्रय करेंगे। जैसे मूल रूप से अगर मैं बात करूं तो व्यक्तियों की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान की सबसे पहले क्या होती है, पूर्ति की जाती है। उसके बाद अपन अन्य वस्तुओं की तरफ क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तीसरी, सीमित व दुर्लभ साधन। मैंने बताया है कोई भी देश हो, अमेरिका ले लें, जापान ले लें, सभी के पास क्या है, साधन सीमित है। और सीमित साधन के माध्यम से क्या करना है, वह सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते। तो साधन सीमित होने की वजह से क्या होती है, एक नई समस्या उत्पन्न होती है। साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, तीसरी, चौथी इसकी विशेषता है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। अब साधनों की वैकल्पिक प्रयोग कैसे होते हैं इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास एक भूमि है, वह भूमि में गेहूं भी उत्पादित कर सकता है और चना भी क्या कर सकता है, उत्पादित कर सकता है। अब उसके पास क्या है, भूमि तो सीमित है, और उस सीमित भूमि में ही क्या करना है, उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। या तो चने का उत्पादन कर ले या गेहूं का, किसी न किसी क्या करना पड़ेगा, उसे त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि साधन क्या है, सीमित है। तो इसकी जो चौथी विशेषता है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग। हम किसी साधन का क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और पांचवी इसकी जो विशेषता है चयन या चुनाव की समस्या। मैंने आपको बताया कि सीमित साधन होने की वजह से, व्यक्तियों की आवश्यकताएं असीमित होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है चयन व चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या का मतलब होता है कि वह किस प्रकार से अपनी कौन सी वस्तुओं का चुनाव करे जिससे उसकी आवश्यकताओं की क्या हो जाए, पूर्ति हो जाए। ये तो बात रही आर्थिक समस्या की। अब आर्थिक समस्या के बाद अपन पढ़ते हैं केंद्रीय समस्याएं मूल रूप से कौन कौन सी होती हैं अर्थव्यवस्था की। चलिए अपन बात करते हैं केंद्रीय समस्या। इसमें मूल रूप से 3 समस्याएं आती हैं। अब उसका अध्ययन करते हैं। मूल रूप से 3 समस्याएं कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहली इसकी समस्या आती है आपकी, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। सबसे पहली समस्या है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए व कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। और दूसरी समस्या है इसकी उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए। और तीसरी समस्या निकल के आती है उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। चलिए अब बारी बारी से एक एक समस्या को अपन ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहली समस्या जो निकल के सामने आती है वह समस्या है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताई कि चयन की समस्या होती है। चयन यानी सिलेक्शन, हम कौन सी चीजों का उत्पादन करें व उत्पादन कितनी मात्रा में करें। सबसे पहली बड़ी समस्या यही उत्पन्न होती है। अगर मैं बात करूं कि हमारे देश में उपभोक्ता और दूसरी वस्तुएं होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरी होती है पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु
अपन समझते हैं उपभोक्ता वस्तुएं क्या है। उपभोक्ता वस्तुएं जो उपभोक्ता के लिए मूल रूप से आवश्यक है, रोटी कपड़ा और मकान। कपड़े का उत्पादन किया जाए, ऐसी सामग्री का उत्पादन किया जो उपभोक्ताओं के लिए क्या है, आवश्यक है। गेहूं, चावल, ठीक है ना, ये कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं, जो उपभोक्ता के लिए क्या होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं, जिनके बिना उसका जीवन यापन नहीं हो सकता। दूसरी समस्या होती है पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु जैसे ट्रैक्टर, मशीन इत्यादि का उत्पादन किया जाए। मैंने बताया साधन क्या है, सीमित है। असीमित साधन के माध्यम से ही क्या करना है, असीमित आवश्यकताओं की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति जब करना होता है तो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है चयन की समस्या, कि हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें, वो उत्पादन कितनी मात्रा में करें। तो अगर हम पहली स्टेप की बात करें, क्या उत्पादन किया जाए, मैंने आपको एग्जांपल लिया कि दो वस्तुएं हो सकती है, एक उपभोक्ता वस्तु और दूसरी पूंजीगत। वस्तुएं बहुत हैं पर मैं दो वस्तुओं को लेकर चल रहे हैं, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। उपभोक्ता वस्तु में क्या होती है, जो उपभोक्ता के लिए बहुत आवश्यक है, इनके बिना जीवन यापन नहीं चल सकता। तो एक अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती कि केवल उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन क्या कर दे, बंद कर दे। पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो सामान है भी आवश्यक है देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, ट्रैक्टर, मशीन। तो अपन इस प्रकार से इनका चयन करें कि उपभोक्ता वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाए कुछ न कुछ मात्रा में, और पूंजीगत वस्तुओं का करना पड़ेगा उत्पादन कुछ न कुछ मात्रा में करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। कुछ होती हैं विशेष आवश्यकताएं जिनके बिना जीवन यापन नहीं चल सकता। और दूसरी होती हैं आपकी विलासिता की वस्तुएं। अब इसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं विशेष आवश्यकता, जैसे आप मूल रूप से अगर बात करो रोटी, कपड़ा और मकान, ये विशेष आवश्यकता की वस्तुएं, इनका उत्पादन किया जाए। या विलासिता की वस्तुएं जैसे एसी, पंखा, इन सभी वस्तुओं का किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। यह क्या है, हमारी विलासिता की वस्तुएं हैं, ठीक है ना। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बिना जीवन यापन चल सकता है। लेकिन जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इनका भी उत्पादन करना पड़ेगा। तो कोई अर्थव्यवस्था ऐसा नहीं कर सकती केवल महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के ही साधनों का उपयोग करे और विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन ना करे। इसमें भी क्या होता है, एक एवरेज लिया जाता है जिसमें आवश्यकता की वस्तुओं का भी उत्पादन किया जाता है और विलासिता की वस्तुओं का भी क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो अपन पहली समस्या को समझे, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है ना। मतलब अपन किसी भी एक वस्तु का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते हैं। एक लिमिटेड मात्रा में जितनी मांग होगी बाजार में, उस आधार पर क्या करेंगे, अपन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। अब अपन समझते हैं दूसरी समस्या को। पहली समस्या अपन ने क्या समझा, क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। यह प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप समझाइए क्या उत्पादन किया जाए, अर्थव्यवस्था में इसका क्या आवश्यकता है। अब आपको 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, तो आपको उदाहरण के माध्यम से क्या करना पड़ेगा, इसको परिभाषित करना पड़ेगा। अब दूसरी समस्या उत्पन्न होती है आपके, उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन करने की कई तकनीकें होती हैं। अगर मैं बात करूं, एक होती है श्रम संबंधी तकनीकें, और दूसरी होती है पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक। अब अपन समझते हैं उत्पादन कैसे किया जाए। उत्पादन अपन 2 प्रकार से कर सकते हैं। या तो अपन श्रमिक वर्ग को लें, व्यक्तियों से काम करवाएं और व्यक्तियों से काम करके क्या कर सकते हैं, अपनी उत्पादन का कार्य कर सकते हैं। व्यक्ति आए, काम करें, उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, उत्पादन किया जा सकता है। दूसरी तकनीक होती है पूंजी प्रधान तकनीक।
पूंजी प्रधान तकनीक क्या होती है, जिसमें मशीनों के माध्यम से क्या होता है, अपन काम करते हैं। जैसे किसी जगह पर अपन को पुल का निर्माण करना है, पुल के निर्माण अपन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मशीन ले, जो मशीन क्या करती है, माटी उठ डालने का काम करती है, या फिर अपन व्यक्तियों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं। अगर अपन व्यक्तियों के माध्यम से या श्रमिक वर्ग से काम करवाते हैं तो व्यक्तियों को क्या मिलेगा, रोजगार। व्यक्तियों को रोजगार मिलने से क्या होगा, उनके पास आय के साधन बढ़ेंगे। आय के साधन जब व्यक्तियों के पास बढ़ेंगे तो क्या होगी, मांग में वृद्धि होगी। लेकिन जिस वस्तु का अपन उत्पादन कर रहे हैं उस वस्तु का उत्पादन सही तरीके से और सही ढंग से नहीं होगा। लेकिन दूसरी होती पूंजी प्रधान तकनीक, अपन मशीनों का उपयोग करते हैं। इस तकनीक में क्या होता है, एक बार अपन ने पैसा किसी मशीन को खरीद लिया, पैसा लगा दिया, उसके बाद अपन उस मशीन के उपयोग से क्या कर सकते हैं, उत्पादन कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसमें गुड्स तो सही आएंगे, सामान वस्तुएं तो अच्छी रहेंगी, लेकिन क्या होगा, देश में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि व्यक्तियों के पास जब काम नहीं रहेगा तो व्यक्ति वस्तुओं को क्रय नहीं करेंगे। भाई सीधी सी बात है, जब व्यक्तियों के पास पैसा नहीं आएगा तो कोई भी वस्तु नहीं क्रय करेगा। जैसे प्रेजेंट में कोरोना का समय चल रहा है, व्यक्तियों के पास आय के साधन कम है तो व्यक्ति पैसा भी क्या करता है, खर्च कम करता है। तो इसके बाद पूंजी प्रधान तकनीक, तो अपन उत्पादन कैसे किया जाए, अपन इन दोनों तकनीकों का क्या करके उपयोग करके उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन अपन ऐसा भी नहीं कर सकते कि श्रमिक वर्ग को पूरी तरह छोड़ दें, केवल टेक्नोलॉजी के उपयोग या मशीनों के उपयोग के द्वारा क्या करें, उत्पादन करें। दोनों का एक रेशियो पर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, अनुपात बनाना पड़ेगा, जिससे श्रमिक वर्ग को काम भी मिले और क्या हो, वस्तुएं में सही तरीके से उत्पादित हों। तो दूसरी समस्या क्या उत्पन्न होती है हमारे देश में, उत्पादन कैसे किया जाए। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है एमपी बोर्ड में कि उत्पादन कैसे किया जाए, समझाइए अर्थव्यवस्था में, तो आपको इसमें समझाना पड़ेगा। अब अपन तीसरी समस्या की तरफ चलते हैं। तीसरी समस्या हमारी कौन सी है, तीसरी समस्या है हमारी उत्पादन किसके लिए किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। अपन इस पॉइंट को समझते हैं, उत्पादन किसके लिए किया जाए। देखिए उत्पादन मूल रूप से दो लोग, एक होता है व्यक्तिगत, व्यक्तियों के लिए, मूल रूप से दो व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत, और दूसरा होता है आपका उत्पादन करने की तकनीक कार्यात्मक वितरण के द्वारा। अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत वितरण में, व्यक्तिगत वितरण में क्या होता है, समाज के विभिन्न वर्ग होते हैं, परिवार रहते हैं, उनकी क्या होती है, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, हमारे यहाँ कई प्रकार के वर्ग रहते हैं जो देश में हमारे विद्यमान है। कुछ लोग बहुत बड़े हैं, मध्यम वर्ग में हैं, बहुत गरीब व्यक्ति हैं। तो उत्पादन जब कोई फर्म करती है तो सभी वर्गों को देखकर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। जो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर मैं चावल ही ले लूँ तो वो जो बहुत बड़े व्यक्ति होते हैं क्या कहते हैं, बासमती या अन्य चावलों का उपभोग करते हैं। इसके बाद मध्यम वर्ग के लोग उससे कम क्वालिटी का, और जो निम्न वर्ग के लोग होंगे वो कोटा के चावल से भी काम चला सकते हैं। तो उत्पादन क्या होता है, उत्पादन यह देख के किया जाता है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाता है। अगर अपन केवल एक वर्ग को ध्यान में रख के चलें, निम्न वर्ग को, तो जो उच्च वर्ग की वस्तुएं होंगी हमारे देश में नहीं उत्पादित होंगी, जिससे क्या करना पड़ेगा, हमको बाहर से वस्तुएं मंगाना पड़ेगा। मतलब क्या है, हमें सभी को देखकर क्या करना पड़ता है, वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है। दूसरा होता है कार्यात्मक वितरण। इसमें क्या होता है, मूल रूप से जो हमारी साधन है, जिन साधनों के माध्यम से क्या करते हैं, अपन उत्पादन करते हैं। जैसे मैं बात करूं भूमि, श्रम, पूंजी, भूमि, श्रम, पूंजी, और आपकी होती है एक, हाँ, तो भूमि, श्रम और पूंजी, एक वस्तु और होती है जो आवश्यकता होती है उद्यम। जो व्यक्ति उद्यम करता है या व्यवसाय करता है। अब क्या होता है, आय का वितरण किया जाता है। जो भी पैसा आता है वस्तुओं को बेचने के बाद क्या होता है, उसका वितरण होता है। तो भूमि के लिए क्या देना पड़ता है अपने को,
लगान यानी रेंट, किराया। जो व्यक्ति काम कर रहा होगा फर्म में, श्रम, उसको क्या देना पड़ेगा? वेतन। पूंजी, यदि किसी व्यक्ति ने पूंजी लगा के रखी हुई है फर्म में, उसको क्या मिलना चाहिए? ब्याज। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने उद्यम किया होगा, उद्यम वाले को क्या मिलना चाहिए? लाभ। अपन इसको सही तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई उद्यमी है, कोई एक व्यक्ति उद्यमी है जिसने व्यवसाय किया, व्यवसाय चालू किया। तो व्यवसाय जब चालू किया होगा तो सबसे बड़ा रिस्क यही रहता है कि जो हम व्यवसाय संचालित कर रहे हैं उस व्यवसाय में हमको लाभ होगा या हानि। तो सबसे बड़ा तो इसने रिस्क लिया, तो रिस्क के बदले उसको, जोखिम के बदले कुछ ना कुछ लाभ चाहिए होता है। जब उसने उद्यम व्यापार किया तो उसमें कुछ ना कुछ पूंजी लगाया होगा, पैसा लगाया होगा। वह पैसा अगर व्यापार में ना लगाकर वो किसी बैंक में जमा कर दे तो उसको ब्याज की प्राप्ति होती कि नहीं होती? तो उस पैसे की ब्याज भी क्या करना चाहिए? उस उद्यम को मिलना चाहिए, वो उस उद्योगपति को मिलना चाहिए जिसने ये काम किया है। तीसरी बात है श्रम। जो व्यक्ति उसके यहाँ क्या करेंगे? काम करेंगे। श्रमिक व्यक्तियों को भी क्या मिलना चाहिए? वेतन। इसी प्रकार से तीसरा होता है भूमि। जिस भूमि पर वह कार्य कर रहा होगा, मान लीजिए वह भूमि किराए की है, तो क्या करना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, ये उद्यम के साधन होते हैं। इन साधनों के माध्यम से, मुख्य रूप से 4 साधन जो होते हैं, इनके माध्यम से उत्पादन क्रिया किया जाता है। तो ये रही आपकी केंद्रीय समस्याएं, जो मूल रूप से किसी देश में नहीं, हर एक देश में कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। मैंने बताया पहला समस्या क्या है? क्या उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा मैंने बताया उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा पॉइंट मैंने बताया उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये मूल रूप से केंद्रीय समस्याएं हैं जो हर देश में क्या रहती हैं? विद्यमान रहती हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए समय समय पर क्या होते हैं? देश में बजट तैयार करते हैं। बजट के माध्यम से क्या होता है? आगे के काम किए जाते हैं। तो आज अपन मेन टॉपिक में अर्थव्यवस्था पढ़े और देश की केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन किया। अब जब हम इसके अगले लेक्चर में चलेंगे तो उसमें समझेंगे अवसर लागत क्या होती है। अवसर लागत के बाद दूसरा पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। इन सभी चीजों क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो आज तो यही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।